आ, तो वहाँ वो नोट के अंदर हमने एक थीम बनाया था, एंड थीम वाज AIM। A फॉर एग्रीकल्चर, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, M फॉर मनी फॉर ग्रोथ। हमने ये थीम बनाया था और हमने ये पॉइंट पुट अप किया था कि बजट के अंदर गवर्नमेंट ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादातर भार देगी, ज्यादातर उनका ज्यादातर उनका ये बजट के अंदर अप्रोच रहेगा कि ये थीम के ऊपर वो काम करे। और शायद जब ये बजट आया तो मेरे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो मैंने मेरे इन्वेस्टर के साथ में शेयर किया था, उसमें मैंने खाली एक ही लाइन लिखी थी कि बजट इज बैंग ऑन AIM, एम, जो हमने थीम रखा था। शायद मैंने ये थीम इसलिए भी रखा था वो समय के अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक खासियत ऐसी रही है कि उन्होंने बजट के दिन सब चीज अनाउंस करने का कभी नहीं सोचा है। लास्ट 60 साल से मैं देख रहा हूँ, दे वो आर कंटिन्यूसली वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। वो they will not probably, I think, make it a point that everything gets announced in budget. In previous periods, the mindset of the finance minister in the government was that everything would get announced in the budget. But here in this last 7 years, one good thing which we have learned is that I think throughout the year they will be coming up with a policy and the statements. And I'm just bringing this particular subject to you. उन्होंने लास्ट मंथ, यानी आई थिंक दिसंबर में या नवंबर की एंड में, दिसंबर में जब भी, आई थिंक उन्होंने फार्म लॉस को रिपील किया था। और 3 फार्म लॉस को जो रिपील किया गया था उसके अंदर काफी हद तक पूरे देश ने एक्सेप्ट किया हुआ फार्म लॉस को। आई थिंक एक खाली स्टेट के अंदर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसके अंदर काफी चर्चा हो चुकी है और काफी चीज हुई थी, इसकी हम बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने वो फार्म लॉस रिपील किया था। मेरा ऐसा मानना है, एंड मैंने काफी फार्मर्स के साथ में भी इस मैटर की बहुत डिस्कस की थी, मेरा ऐसा मानना है कि जो फार्म लॉस रिपील किए गए वो फार्मर्स के हित में थे, उसको रिपील नहीं करना चाहिए था। बट फिर भी जो हिसाब से देश के अंदर पॉलिटिक्स चलता है उसके अंदर मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं देता हूँ। बट काफी हद तक ये रिपील करने के लिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, ऐसा मेरा मानना है। बट मैं वही चीज बजट के अंदर देखना चाहता था कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन था फार्मर्स का, कि गवर्नमेंट जो बोलती है वो पैसा देगी, तो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर MSP के अंदर एक फिगर बजट डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिया, 2,37,838,000 करोड़ के आसपास का, कि इतना पैसा गवर्नमेंट MSP के हिसाब से बजट के अंदर प्रोवाइड कर रही है। एंड बजट इज अ डॉक्यूमेंट विच गेट्स पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये चीज के ऊपर रबर स्टैंप लग गया कि नाउ दिस मनी विल बी पेड टू फार्मर्स। So those who are criticizing government, okay, they do not have the guts to pay this kind of money to farmers. They are now shut up as far as I think the intention of the government is concerned. So ये सबसे पहला पॉइंट रहा। फार्म लॉस रिपील हुए और मैंने जनवरी महीने के अंदर नोट बनाई कि एग्रीकल्चर के ऊपर थ्रस्ट आएगा और एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट मैक्सिमम फार्मर्स को बेनिफिट देगी, जिसकी मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ। सो एग्रीकल्चर के अंदर एक तो सबसे पहले MSP का बजट के अंदर आना, very positive, because I think this money is now not only intended but it is going to be spent. सेकंड चीज एग्रीकल्चर के अंदर हम देखें तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सब्सिडी देने का एक प्रस्ताव रखा है बजट के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के साथ में फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो फार्मर के ऊपर वो बर्डन नहीं आवे। तो इन ट्रू सेंस गवर्नमेंट हैज प्लेड दिस स्पिरिट एंड आई थिंक दे हैव पुट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। तीसरी चीज जो बजट के अंदर उन्होंने एक बहुत सुरक्षित तरीके से आई थिंक बताई है, उसके अंदर फार्मर को वैल्यू एडिशन कैसे मिले, बिकॉज अल्टीमेटली द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द फार्म प्रोडक्ट्स, उसको उसकी जो फार्म प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा मिले तो शायद उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी इन ट्रू सेंस आवे। तो उन्होंने फार्म गेट के ऊपर जो फूड प्रोसेसिंग का कारोबार करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग द न्यू मैकेनिज्म टू द फार्मर, so that at the farm gate itself, if they put across I think some processing unit for food processing, they will be given certain amount of incentives and they will also be fetching better price. ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक एग्जांपल देता हूँ,
हम मूंगफली जानते हैं, आई थिंक द ग्राउंडनट ऑयल जिसकी हम बात करने चाहते हैं, उसके अंदर आप मूंगफली बनाओ या आप गन्ने की खेती करो, यानी शुगर केन की खेती करो, और आपके कोऑपरेटिव के पास जाके आप शुगर केन बेच के उधर वहाँ पे शुगर बनाओ। तो ये जो मॉडल जो है, ये मॉडल दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स के अंदर भी ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये चीज को एक बहुत अच्छी तरह से आई थिंक इसके अंदर बजट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अगेन आई थिंक द मेजर वेरी एडिक्वेटली प्लान फॉर फार्म एंड फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज, इट हैज द पोटेंशियल टू गेट हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स। तीसरी चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा भार दिया कि जो फार्म का जो प्रोड्यूस बनता है, उसके बाद में उनका जो फार्म वेस्ट रहता है, जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, राइस की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो उसके अंदर बाद में उसका जो रेसिड्यू बचता है, वो रेसिड्यू फार्मर जला के पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये बजट के अंदर एक प्रस्ताव ऐसा रखा गया कि ये जो रेसिड्यू बचता है उसको आप प्लांट के अंदर, पावर प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं। और पावर प्लांट के अंदर आप यूज करोगे तो उसके अंदर से एक फ्यूल बनेगा, और फ्यूल बनता है तो एटलीस्ट आई थिंक जो इम्पोर्टेड कोल की हम बात कर रहे हैं, वो कोल डालना नहीं पड़े, उसकी जगह पे फ्यूल का मिक्स आए आना शुरू हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा आई थिंक पॉइंट उन्होंने फार्मिंग सेक्टर के लिए रखा है। इसके अंदर फार्मर को एक अपने जो वेस्टेज मटेरियल है, रेसिड्यू है, उसके ऊपर इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रखा है। दूसरी अच्छी चीज उन्होंने ये बताई कि जो एग्रो बेस में से जो इथेनॉल बनता है, तो इथेनॉल का मिक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल है उसको 1 अक्टूबर से 2 रुपया लीटर पे बढ़ा दिया। दैट मीन्स कंपल्सरीली द ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज विल हैव टू गो फॉर हायर अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो जो शुगर बनाने वाली कंपनी है जिनके पास इथेनॉल बाई प्रोडक्ट है, वो जो इथेनॉल बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि आई थिंक दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू गेट आई थिंक बैलेंस इन देयर रेवेन्यू बुक। क्योंकि इतने सालों में हमने देखा है कि शुगर कंपनीज के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है जब भी कोई जगह पे क्रॉप फेल हो जाता है या कोई जगह पे वर्ल्ड के अंदर भाव घट जाते हैं। बट नाउ विथ इथेनॉल इन प्लेस, sugar companies will be in a much better position to switch over between sugar and ethanol। और जब भी शुगर का प्रोडक्शन एक्सेस होता है तो आई थिंक दे कैन बेसिकली गो फॉर इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का मिक्स गवर्नमेंट ने एक प्रपोज किया है कि 2023-2025 के अंदर आई थिंक इट विल बी अराउंड 30% मिक्स इन द पेट्रोल एंड डीजल। तो ये भी एक फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज गिनी जानी चाहिए, बिकॉज हमारे गुजरात के अंदर भी शुगर केन की खेती अच्छी होती है, यूपी में भी अच्छी खेती होती है, साउथ में भी खेती अच्छी होती है शुगर केन की। तो इसके हिसाब से एक आई थिंक बड़ा फायदा मिलना चाहिए। साथ में जो इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है उसके अंदर उन्होंने ऐसा सुझाव रखा है कि फार्म के अंदर सोलार पैनल आप रख सकते हो, और सोलार पावर जो आप प्रोड्यूस करोगे उसके अंदर आपको ग्रिड के अंदर से ऑफसेट मिलेगा। सो फार्मर विल नाउ बी इन अ पोजीशन टू यूज देयर फार्म लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग सोलार पावर, इन टर्न आई थिंक गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट एज वेल। एंड वन मोर पॉइंट आई थिंक विच दे ब्रॉट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि जो आप सोलार पंप यूज करते हो पानी खींचने के लिए, तो वो भी आपके लिए आई थिंक काफी हद तक का कॉस्ट सेविंग बनता है, क्योंकि आई थिंक सोलार के हिसाब से आपको बिजली का खर्चा नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी तरीके से फार्म सेक्टर को एड्रेस किया हुआ है। इन्होंने ये चीज बता दी कि फार्मर को खाली फ्री भी मत दीजिए आप, खाली उसको पैसा मत दीजिए, बट साथ में उनका जो भला होए, उनका ग्रोथ होए, वो ग्रोथ होने के लिए जो जो परिणाम जो भी मेजर्स लेना पड़े वो आप लीजिए साथ में। तो I think this is what this government has done. Last year, they had encouraged, and I think in the budgetary proposal, they had put across that they would be basically providing funding for the storage of agri products, the cold storage as well as I think the grain storage के लिए जो agri silos बनाते हैं, उनके लिए उन्होंने I think last year एक provision किया था, and that has worked very well. In fact, because of that, the farmer got the confidence to have more amount of production। जो last year around 305 million metric tons का प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, ये साल उम्मीद है कि 311 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन आएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली फार्म प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए काफी हद तक आई थिंक मेजर्स रख रही है। तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का थीम बहुत अच्छी तरह से बजट के अंदर कवर हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू कवर एग्रीकल्चर वेल, देन पॉसिबली आई थिंक यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द इंडस्ट्री वेरी वेल। इसका कारण ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी माल बनता है, कंजम्पशन की आइटम बनती है, जैसे टू व्हीलर्स,
से ट्रैक्टर्स, से ट्रक्स, फोर व्हीलर्स, ऑफ रोड व्हीकल्स, ये जो ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स है, या हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, मैरिको जैसी कंपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हम लोग कंजम्पशन में यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी बढ़ेगी जब ये रूरल मास के हाथ में पैसा आएगा तभी। 65% of our country's population today is still dependent on agriculture and the rural area activities. और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से ये चीज को ध्यान में रख के हर एक मेजर्स लिया है। इनफैक्ट उन लोगों ने मनरेगा स्कीम के अंदर 5 साल पहले एक मेजर लिया था कि मनी विल बी पेड टू द रूरल person below the poverty line under Manrega when he is employed for any kind of a activity including construction activity for infrastructure projects etc. तो आज करीबन 73,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट मनरेगा में वो लोग ने प्रोवाइड किया है। वो अमाउंट आई थिंक अगेंस्ट द वर्क दैट द वर्कर विल डू, उसके लिए उन्होंने रखा है। तो एक बहुत सूझा बुझा हुआ आई थिंक एक अप्रोच रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि नो फ्री मनी, यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू अर्न योर मनी, विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। बट सबसे बड़ी इसके अंदर एडवांटेज ये हो जाती है कि इतने फंड्स जब भी आप रूरल मासिस के हाथ में दोगे तो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी पेंडेमिक के समय के अंदर 6,000 रुपया फार्मर को देने का गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव अभी भी चालू है। तो उसके अंदर एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप ये फंड्स फार्मर के हाथ में रखते हो तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि फार्मर इज इन बेटर पोजीशन टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स। जब ये वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है तो इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा समय आता है, बिकॉज इंडस्ट्री विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस बिकॉज इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रूरल एरियाज। सो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर is not only benefit to farmers but it is also a benefit to industry in general and because of that infrastructure also grows। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आई थिंक उसके अंदर इंडस्ट्री को साथ में जुड़ के एक उसने एक सुझाव रखा है, 2 या 3 सुझाव है, उसके अंदर एक सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 9 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड is getting irrigated with 5 rivers linking to each other। हमने रिवर लिंकिंग की बात पहले भी सुनी थी, वाजपेयी जी के समय में भी सुनी थी, उसके बाद में भी ये गवर्नमेंट ने रिवर लिंकेज के लिए काफी मेहनत की है और उन्होंने आई थिंक सिस्टमेटिकली सर्टन रिवर लिंकेज प्रोडक्ट एरियाज हम लोग ने अचीव किए हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा उदाहरण तो गुजरात के अंदर ही है, कच्छ के अंदर ही है। नर्मदा का पानी कच्छ में पहुंचा और कच्छ जो सूखा था उसकी जगह पे वो ग्रीन हो चुका है। सिमिलरली साउथ के अंदर भी उन्होंने रिवर लिंकेज के साथ में काफी हद तक आई थिंक इरिगेशन लैंड बढ़ाई है। ये समय उन्होंने ये 5 रिवर को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। उसके अंदर करीबन 60,000 करोड़ विल बी स्पेंड एंड अबाउट 9 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड विल बी प्रोवाइडेड विद इरिगेशन। और उसके साथ में करीबन 62 lakhs people, families, I think will get benefited because of this particular approach of spending 60,000 crores for the purpose of river linkages। मेरे ख्याल से इसके इंडस्ट्री के लिए उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उनके लिए नए ऑर्डर्स मिलना, जो सीमेंट कंपनीज है उनके लिए नए ऑर्डर्स मिलना, ये रिवर लिंक होती है उसके साथ में हाइडल पावर बनना, तो पावर कंपनीज के लिए एक अच्छा समय आना, सोलर पावर की पैनल रखना तो सोलर कंपनी के लिए एक अच्छा समय आना। तो आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट ने काफी हद तक बहुत सोच समझ के ये बजट के अंदर काम किया है कि इट इज अ मनी विच इज वेल स्पेंट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ of the farming sector, also for the growth of industrial sector, and at the same time benefiting people because they also end up getting the employment and growth opportunities। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी मेजर्स गिना जाना चाहिए। साथ में करीबन 80 लाख लोगों को 48,000 crores of rupees they are going to be spending for the purpose of rural houses for masses। Now this is very important friends, when you are providing 80 lakh people houses and you are spending 48,000 crores, about 250 different industries they get connected when you do the construction and you provide I think the houses to people। सीमेंट आ जाता है, स्टील आ जाता है, सैनिटरी वेयर आ जाता है, टाइलिंग कंपनी आ जाता है, कि पावर केबल आते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल आते हैं, यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज आई थिंक कनेक्टेड विथ द हाउसिंग सेक्टर। तो ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। बिकॉज ऑफ दिस हाउसेस कमिंग अप इन द रूरल एरियाज, मेरा ऐसा मानना है कि जो अर्बन एरिया के ऊपर आई थिंक काफी हद तक प्रेशर आता है वो प्रेशर आना बंद हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम मासेस विल बी हैप्पीली ग्रोइंग द रूरल एरियाज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो ये भी एक अच्छा सुझाव रखा गया है। आई थिंक अगेन not directly connected to agriculture
But when you have this kind of infrastructure and facilities available in the rural areas, I think agriculture products can be much better, because आपका जो समय है वो समय आप प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा निकाल सकते हो। आपके पास पक्का घर है, आपके पास नल के अंदर पानी आता है, आपके पास गैस जो मिलता है, उसका बॉटल से गैस मिलता है आपको, और आपको पावर घर में मिलता है, आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल के साथ में इंटरनेट मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो रूरल मासिस के पास काम करने की क्षमता है, वो क्षमता बढ़ जाती है, और क्षमता बढ़ती है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बेटर आता है, और प्रोडक्शन बेटर आता है तो ओवरऑल कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक रीजन माना जाना चाहिए। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉट ओनली फार्मर्स बट आई थिंक द एंटायर कंट्री गेट्स बेनिफिटेड व्हेन यू गेट व्हेन यू एलोकेट मनी टू एन इम्पोर्टेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। काफी टाइम हम लोग एक आर्ग्यूमेंट सुनते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर आप टैक्स तो लेते नहीं हो, ये सब पैसा क्यों खर्चा करते हो। मैं थोड़ा उसके अंदर डिफर होता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो फार्मर जो चीज बाय करता है, जैसे हम बाय करते हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, वो जीएसटी तो गवर्नमेंट को आता ही है, कंट्री को आता ही है, और करीबन 1,40,000 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन लास्ट मंथ में आया ही है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स लेने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनकन्वीनियंस नहीं होती है किसी को, टैक्स गवर्नमेंट को क्लीन तरीके से मिलता है, एंड आई थिंक यू हैव अ रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ एश्योरेंस टू गेट मनी बिकॉज द कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। तो ये बजट का एक सेंट्रल थीम ऐसा रखा जाना चाहिए कि ये बजट ग्रोथ के लिए तो है ही, बट साथ में कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़िया बजट है। जितने मैंने मेजर अभी तक आपको एग्रीकल्चर में खाली गिना है, उसके अंदर इतना बड़ा कंजम्पशन का एक बड़ा स्कोप बनता है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विल हैव टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज इंक्लूडिंग सीमेंट कंपनीज। दूसरी तरफ हम जाए तो आई थिंक आई के ऊपर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो बजट के पहले जो थ्रस्ट था हमारी बजट की डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रस्ट हमने इसलिए रखा था कि अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी तरह से गति शक्ति योजना के ऊपर उन्होंने एक अनाउंसमेंट रखा, और उन्होंने एक आई थिंक एक अच्छा रोड मैप क्रिएट किया, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया। करीबन 100 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का एक प्रस्ताव रखा गया है गति शक्ति योजना के अंदर। ये 100 लाख करोड़ कोई एक साल में नहीं खर्चा होने वाला, उसके लिए 10 साल का रोड मैप क्रिएट किया गया है। बट उसके पीछे क्या सबसे बड़ी सोच क्या रही उनके पीछे, आई थिंक व्हाट वाज द थिंकिंग प्रोसेस behind which I think they brought out this 100 lakh crores worth of expansion program in the country for the infrastructure purpose. That is something which I wanted to share with you, I think, and that is what I had written in my note also. If you look back into the history and in the last century, in 1960 to 1985, 1990 tak, South Korea spent significant amount of money on infrastructure. And after spending infrastructure, money on infrastructure, South Korean economy actually, I think, became something like one of the fastest growing and the best growing economy. Today, we have South Korea with, I think, some of the conglomerates like Samsung, LG, among others. वो लोग ने 10% का ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने के बाद अचीव किया ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस फॉर अनदर 2 डिकेड्स। उसके बाद चाइना का एक एग्जांपल लेते हैं। चाइना ने 1980 onwards till 2010-15 तक they kept on spending money on infrastructure big way. Today China is a completely transformed country. उन्होंने जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स खर्च किए हैं उसके हिसाब से देखें तो आई थिंक चाइना हैज सस्टेन 10% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ फॉर ऑलमोस्ट 25 years. This is not a small thing for a country of our size or little bigger than our size. ऑन द पॉपुलेशन फ्रंट उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चने के साथ में इंडस्ट्री को एक बढ़ावा दिया, और इंडस्ट्री को जो बढ़ावा मिला उसके हिसाब से चाइना की प्रॉस्पेरिटी हुई। टुडे चाइना इज सिटिंग ऑन अ $3 trillion वर्थ ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। हर चीज के अंदर चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे ट्रांसफॉर्म दर इकोनॉमी विथ। तो गवर्नमेंट की सोच ये रही कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। हमारे देश के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट डालना है तो प्रोजेक्ट डालने के लिए बहुत लंबा समय जाता है, बिकॉज क्लियरेंस लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप रोड के प्रोजेक्ट डालिए, रेलवे प्रोजेक्ट डालिए, सी पोर्ट के प्रोजेक्ट डालिए, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट डालिए, वाटरवेज के प्रोजेक्ट डालिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के प्रोजेक्ट डालिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप डालिए तो उसके अंदर एक के बाद एक करीबन 17-18 इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का आपको परमिशन लेना पड़ता है।
कोई जगह पे आपको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का परमिशन लेना पड़ेगा, कोई जगह पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री का परमिशन लेना पड़ेगा, कोई जगह पे आपको पावर मिनिस्ट्री का, गैस मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री का भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो परमिशन लेने का चक्कर है, उसके अंदर समय बहुत निकल जाता है। और जो प्रोजेक्ट दूसरी कंट्री के अंदर 12 महीने में कंप्लीट होते हैं, वो हमारे वहाँ 36 महीने कंप्लीट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोच लगाई कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस क्यों नहीं कर सकते। तो गति शक्ति योजना के अंदर वो लोग ने एक मास्टर प्लान बनाया कि वी विल बी मर्जिंग 17 different ministries, and all these 17 different ministries will have one single window in which I think everything will be mapped. That means uh, गुजरात की लैंड, मध्य प्रदेश की लैंड, राजस्थान की लैंड, सब लैंड मैप हो जाएगी। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो आई थिंक आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको खाली एक ही सिंगल विंडो में जाके उसको प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना है, जो उन्होंने गिफ्ट सिटी में सक्सेसफुली गुजरात में किया, जो इन्होंने दूसरी जगह पे भी सक्सेसफुली अचीव किया है नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर। तो मेरा ऐसा एक मानना है कि उनका जो चीफ मिनिस्टर के हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे सेंटर में अभी यूज करना शुरू किया है। They are creating a single window clearance for all infrastructure projects under Gati Shakti Yojana. And this will probably expedite the process of implementation of different projects. And that will ultimately result into higher amount of growth for the industry. And because of higher amount of growth in the industry, I think they would be in a much better position to get a large part of, I think, the revenue also coming from taxation. पहली बार ऐसा एक सिचुएशन हुई है कि हमारे वहाँ जीएसटी के अंदर से 16% का कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स में से 15% का कंट्रीब्यूशन, पर्सनल इनकम टैक्स में से 15% का कंट्रीब्यूशन। तो करीबन आप 45-46% टैक्स जो है ये 3 जगह से आप लेके आते हैं। करीबन 5 या 7% का कंट्रीब्यूशन पुरानी एक्साइज में से यानी दूसरे टैक्स में से आ जाता है। और करीबन 35% गवर्नमेंट अपना हिसाब करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए करीबन 35% money of whatever the expenditure that they have, they borrow money from different sources. तो ये अप्रोच उन्होंने चालू रखा है। टैक्स का कलेक्शन बढ़ के आ रहा है। इनफैक्ट करंट ईयर विल बी सरप्राइज टू फाइंड that our direct tax collection will probably surpass the numbers by about 2 lakh crores plus. एंड जीएसटी के नंबर्स पर जो हिसाब से 1,40,000 करोड़ का रैंकिंग बन रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जीएसटी के नंबर करीबन 16 लाख करोड़ के आसपास आने की पूरी तैयारी हो चुकी है, संभावना भी है। सो आई थिंक एक चीज के ऊपर हम ध्यान देते कि एक तरफ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च करने का नक्की किया, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फंड्स नक्की किए स्पेंड करने का, और उनका सबसे बड़ा बेस रहा गति शक्ति योजना का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो करीबन 7.5 लाख करोड़ ये बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं टूवर्ड्स एक्सपेंशन इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। काफी हद तक ये चीज के ऊपर मीडिया में भी चर्चा हुई है। मेरा ऐसा मानना है, जो हिसाब से मैं गवर्नमेंट का पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ, तो उसके अंदर से ऐसा मानता हूँ कि 7.5 लाख करोड़ का फिगर उन्होंने जो बजट में दिखाया है, मेरे ख्याल से शायद ये फंड्स उन लोग को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड को बताती है कि हम 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। वर्ल्ड ओवर पीपल आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, and I'll come to the point for that purpose also in a minute. And on the other side, because they want to invest money in India, government clearly tells them that I think we are going to put our 7.5 lakh crore rupees in this year. So moment they see that the government of the country has allocated 7.5 lakh crore, rest of the people in the world would say, okay, why not me? And they want to invest in India for a simple reason. I tell you why. Under the stimulus program, all the countries put together, करीबन 2020 का जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई, उसके बाद में जो स्टिमुलस पैकेजेस वो लोग ने रिलीज किए, करीबन 13.5 से 15 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस पैकेज यूरोप, अमेरिका, जापान and other parts of the world people have released. That means that extra currency they have supplied into the system. As when we are talking today, करीबन 2.6 ट्रिलियन डॉलर का फंड्स आज की तारीख में भी लोगों के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस के हिसाब से दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, एंड दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट। ओके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अपॉर्चुनिटी अक्टूबर महीने में देखी और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम रखने जा रहे हैं।
automatically the world over people started thinking about India. They are saying that if these guys are going to invest so much of money, why not we put our surplus money which government of our country has given in our hand into this country India. And that is where I think this particular thing started coming in. और ये बजट के अंदर वो लोग ने इसके ऊपर रबर स्टैंप लगा दिया by saying that 7.5 lakh crore government will invest. So now rest of the world is basically more interested in putting money in India, and they are bringing this money by way of equity, by way of debt. इवन गवर्नमेंट ने बता दिया कि हमको ग्रीन बॉन्ड में भी पैसा चाहिए बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ what you call alternate energy projects, be it in the area of solar, be it in the area of wind, be it in the area of hydel or ethanol or whatever it is. तो ये चीज के ऊपर गवर्नमेंट का जो सोच है वो सोच बहुत बड़ी है. मैं ये सोच को मान देता हूँ क्योंकि ये सोच नहीं होती तो शायद आप इतना हिम्मत से काम नहीं कर सकते. India needs capital. India is a capital stout country. And to get this particular capital, I think you have to create an environment, you have to open up the doors, and you have to, I think, attract people to come into your country. This is what this government is doing. And I think that is what is something which we all have to learn from government. कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले उसका एक विचार करना जरूरी बनता है और विचार करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी बनता है. तो ये चीज के ऊपर मैं खास ध्यान देता हूँ. बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप, मेरा ऐसा मानना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने से अगेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा. सीमेंट की कैपेसिटी हमें 3 या 4 गुनी बढ़ानी पड़ेगी अगले 10 साल के अंदर. इतना जोर से कंजम्पशन सीमेंट का बढ़ेगा. नया स्टील के प्लांट डालने पड़ेंगे बिकॉज आई थिंक वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो नए स्टील के प्लांट डालने पड़ेंगे. सिमिलरली all other places also people will have to invest significant money because material will be required. और इंडिया जो हिसाब से आगे बढ़ रही है ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर, COP26 का जो आउटकम आया है वो COP26 का आउटकम क्या है कि इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वी विल बी आई थिंक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज गिवन कमिटमेंट दैट बाय 2050 दे वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल कंट्री. India has given slightly higher target of 2070 because they are interested. गवर्नमेंट ऑफ ये कंट्री ने सोचा कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में सबने को पैसा अट्रैक्ट करना है तो हम टारगेट ही ऐसा खराब दिखाते हैं 2070 तक का, तो उनको पर फोर्स पैसा डालना पड़ेगा क्योंकि अब 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनते हो तो वर्ल्ड को काफी हद तक डैमेज हो सकता है. तो ये न हो तो गवर्नमेंट ने बताया कि देखिए भाई आप हमें पैसा दीजिए तो वी विल बी कंप्लीटिंग द प्रोसेस आई थिंक इन 2050. अदरवाइज आई थिंक वी मे एंड अप टेकिंग 2070. So it is again a very tactical and a smart move by the Prime Minister to build the pressure into the international community. Again, this will attract lot of money into the country. So 2050 के पहले मेरे ख्याल से कार्बन न्यूट्रल बनाने की सिचुएशन जो करनी है उसके अंदर काफी हद तक काम हो चुका है. 2030 तक इंडिया का लगभग 60% ऑफ द पावर विल कम फ्रॉम ऑल्टरनेट सोर्स. ओके, 40% ऑफ द पावर विल स्टिल कंटिन्यू टू कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, उसमें से आएगा. बट करीबन 60% of the power in India will be either solar power or wind power or now the hydrogen power. In fact, India is becoming the hydrogen capital of the world. क्योंकि हम अच्छी तरह से हमारे आजू बाजू जो समुद्र है वो समुद्र में से पानी निकाल के उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस बोलते हैं. जो रिलायंस जैसी कंपनी करने जा रही है, रिलायंस न्यू एनर्जी करके जो कंपनी लोग ने फ्लोट की उसमें वो ये काम करने जा रहे हैं. अडानीज आर डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, टाटाज आर गोइंग टू बी डूइंग दिस वर्क एंड सम अदर पीपल आर आल्सो लाइकली टू ज्वाइन. टाटास के पास वेरावल के अंदर अपना खुद का जो टाटा केमिकल का जो एक बड़ा कारोबार है वहाँ पे पोर्ट के ऊपर वो लोग वही कारोबार करते हैं. रिलायंस जामनगर के अंदर पोर्ट के ऊपर अपना अच्छा कारोबार करते हैं. सो दे आर एक्सेसिंग द सी वाटर and Adanis are accessing sea waters at Mundra and other places in the country, including in eastern states and the southern states. तो क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं? दरिया का पानी है आपके पास, वो पानी आप दरिया में से लेते हैं, उसको आप इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर में लेके जाके उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग करते हैं. ओके, ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज में जाएगा या मेडिकल यूज में जाएगा. हाइड्रोजन आप जो निकालते हो सेपरेटली वो पावर जनरेशन के लिए जाएगा. स्टैटिक पावर एंड मोबिलिटी के साथ में हाइड्रोजन का यूज करना बहुत जरूरी बनता है. तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन जाएगा.
जो सोडियम निकलता है, मीठा जो निकलता है उसमें से, वो नमक को, सोडियम को आप सोडियम आयन बैटरी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हो, विच मीन्स अभी तक वर्ल्ड के अंदर लिथियम आयन बैटरी का कारोबार बढ़ा है, बट लिथियम इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल, इट इज नॉट अवेलेबल इजीली एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल आफ्टर 2035. सो आई थिंक सोडियम इज समथिंग विच नेचुरल मिनरल है, रिसोर्सिस में से निकलता है, दरिया का पानी में से निकलता है, तो वो आप निकाल के सोडियम आयन बैटरी बनाओगे, इट विल हैव द सिमिलर कंडक्टर कैपेसिटी विच रिलायंस हैज एक्सपेरिमेंटेड, एंड उन्होंने कभी यूके के अंदर एक कंपनी बाई की है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी की है. तो रिलायंस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग द पावर बाय यूजिंग द सोलर पैनल, कि कोई इलेक्ट्रोलाइजर जो प्रोसेस है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आपको पावर की जरूरत पड़ेगी. और आज की तारीख में पावर फोसाइल फ्यूल में से आप कंज्यूम करते हो तो करीबन 8.5-9 रुपया तक आपका पर यूनिट का कॉस्ट आता है. नाउ विद दिस सोलर पावर, रिलायंस ने कच्छ के अंदर करीबन 4.5 लाख एकड़ जगह गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास उन्होंने डिमांड की है. वो 4.5 लाख एकड़ जगह लेके उसके अंदर सोलर फार्म बनाएंगे. तो सोलर फार्म बनाते हैं तो सोलर फार्म के अंदर से दे विल प्रोबेबली यूज दैट पर्टिकुलर सोलर पावर टू रन द इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस. एंड इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के हिसाब से जो हाइड्रोजन अलग से बनेगा, उनकी कॉस्ट उन लोग ने प्रोजेक्ट की है कि करीबन आज की तारीख में एक 1 kg ऑफ हाइड्रोजन बनाने की कॉस्ट करीबन फोसाइल फ्यूल से हम यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, तो करीबन $8 से $10 पर केजी आती है. Reliance is convinced that I think they'll bring down this cost to $1 per kg by 2030. That means the entire cost of producing the power from somewhere around 8.5 to 9 rupees will come down to 1.5 rupees to 1.75 rupees per unit. तो ये जो प्रक्रिया के हिसाब से काम हो रहा है, तो इंडिया इज फास्ट बिकमिंग द सोलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज फास्ट बिकमिंग द हाइड्रोजन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड लॉन्च द सोडियम आयन बैटरीज. तो ये जो चीज है उसके अंदर से अपने इन्वेस्टर को क्या मिलता है, एक तरफ से हमने पहले बात की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट जो कर रही है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलजुल के बनाना और उसके हिसाब से जो गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट है उसको फास्टर बनाना, सिंगल विंडो क्लियरेंस लाना, 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट रखना, उसके साथ में फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में अट्रैक्ट करना, जो सरप्लस फंड फॉरेन कंट्री के अंदर है वो इंडिया में आता है, तो इंडिया का रुपी स्ट्रांग बनता है, और रुपया स्ट्रांग बनता है तो हमारी परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी बनती है. तो ये सब एक अच्छा प्रक्रिया है जिसके अंदर, और एक अच्छी एक मेथड है कि जिसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ भी साथ में आता है. और COP26 जैसा एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने अपने कमिटमेंट दिया है, वो हिसाब से इंडस्ट्री को तैयार करना. Reliance is going to be carbon neutral by 2035. Vedanta Group has said that they want to be carbon neutral by 2030. So that means कि our companies are gearing up for this purpose, and ultimately उसका benefit ये आता है कि इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री बनती है तो इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर आता है तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बनती है. तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर इन्वेस्टर को मैं जोड़ रहा हूँ. मैक्रो फैक्टर को सबसे पहले पकड़ा, ग्लोबल मैक्रो को, उसके बाद में लोकल मैक्रो को कनेक्ट किया, उसके बाद में सेक्टर के हमने कनेक्ट किया, सेक्टर को कनेक्ट करने के बाद कंपनीज को कनेक्ट किया, और कंपनीज को कनेक्ट के बाद इन्वेस्टर को कनेक्ट किया. तो ये पूरी वैल्यू चेन है, उसके अंदर मैंने आपको ये पूरा समझाया कि कैसे ग्लोबल फंड्स आएंगे, उसमें से हमारे प्रोजेक्ट बनेंगे, उसमें से सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, उसके अंदर से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और उसके अंदर इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा. तो ओवरऑल दिस एंटायर इंजिन will work powerfully well when this kind of holistic approach is taken out or is carried out by the government. And that is what I think my level of confidence is, that this country is transforming big time. 2022, 2035, ये जो 13-15 साल का जो समय हम आगे देखने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारा देश पूरे का पूरा बिग टाइम ट्रांसफॉर्म हो रहा है. आज की तारीख में हमारा जीडीपी करीबन $2.8 ट्रिलियन है. हम 7.5% का एवरेज जीडीपी 2025-26 तक प्रोड्यूस करेंगे, तो करीबन वो हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगा. और 2024-25 के बाद गति शक्ति योजना के अंदर जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे बिग टाइम, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया विल बी इन अ पोजीशन टू रजिस्टर अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10% ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर नेक्स्ट 10 years.
तो 2035 का जो मुझे एक विजन दिखता है उसके अंदर $2.8 ट्रिलियन का आज का जो जीडीपी है, वो जीडीपी करीबन मैं देखने जा रहा हूँ $15-16 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। $5 ट्रिलियन तो 2025-26 तक आ सकता है, और 2025 के बाद 10% के ग्रोथ के हिसाब से पकड़ के चलो तो करीबन लगभग $14-15 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी बनता है। आप सोचोगे भाई ये जीडीपी के साथ में हमें क्या करना है। मैं आपको एक उसका एक बहुत अच्छी तरह से आपको एक उसका एक कनेक्टिविटी देता हूँ, आप खुश हो जाओगे उसके अंदर से। आज की तारीख में $2.8 ट्रिलियन का जीडीपी है, उसके सामने हमारा मार्केट कैप है, मार्केट की जो वैल्यू है वो करीबन $3.8 ट्रिलियन की है, राइट। सो विच मीन्स जो रेशियो है वो रेशियो करीबन 1.2 1.4 के आसपास चलता है। जनरली हमने देखा है कि इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ आता है तो करीबन 1.2 1.4 के आसपास मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो रहेगा। मार्केट कैप वुड बी कोटिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 20 to 40% टू जीडीपी, राइट। तो आप सोच के चलिए कि $5 ट्रिलियन का जीडीपी 2025-26 में होता है, तो हमारा मार्केट कैप आज की तारीख में जो $3.8 ट्रिलियन है, तो करीबन 6 साढ़े 6 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। That means we are talking about 50% to 60% increase in the market cap in next 4 years time. And thereafter in following 10 years, market cap will grow to 15-16 trillion or above because GDP is growing to 14-15 trillion. तो दैट मीन्स आज की तारीख में देखो तो लेस देन $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बढ़ के आपका $16 ट्रिलियन का अगले 10 साल के अंदर 15 साल के बीच में आ रहा है। आप सोचिए, आप इन्वेस्टर हैं, आपको फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, और ये फंड आप इन्वेस्ट करके आपकी अगली समय के लिए, अपनी पीछे की जिंदगी के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये फंड्स आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास जो रिटर्न आएगा अगले 15 साल के अंदर, इट विल बी फैबुलस रिटर्न। यू विल बी अमंग द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, एज अ कंट्री वी वुड बी अमंग वी वुड बी एट नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है हमारा देश का। जैसे चाइना हैज मूव टू नंबर 2 पोजीशन, इंडिया इज लाइकली टू बी नंबर 3 पोजीशन कंट्री इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स टाइम। एंड यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। आप बहुत अच्छी सिचुएशन में आज की तारीख में हो कि जिसके अंदर आपका वैल्यूज बढ़ने वाला है 4 गुना 5 गुना। तो दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिवली, उनके लिए बहुत अच्छा एक अप्रोच बनना चाहिए। ये प्रोजेक्शंस जो मैंने रखा है वो हिसाब से, और साइंटिफिक है, कैलकुलेशन के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी को जोड़ के बात कर रहा हूँ, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो जो पैसा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके साथ में जुड़ के बात कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए, हम इन्वेस्टर के लिए ये एक सबसे बड़ा बढ़िया समय है। तो ये एक अप्रोच पकड़ के चलते हैं। लास्ट पॉइंट एक लेता हूँ, मनी फॉर ग्रोथ। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डालना, इतना एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट डालना, पैसा कहाँ से आएगा, जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की, आपको बताया। काफी लोग को ये चीज के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्वास लाना जरूरी बनता है। आप सोचिए, आपकी नजर के सामने फिगर्स है, 10-11 हज़ार करोड़ आप महीने के एसआईपी में लाते हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की करीबन साइज ऑलरेडी 738 लाख करोड़ की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 20% फॉर न्यू बिजनेस प्रीमियम। एलआईसी जैसी कंपनी करीबन 15-16% के आसपास न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर ग्रोथ होने जा रही है। पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट के पास सिस्टमेटिकली नए फंड्स आते जा रहे हैं, और उन्होंने ये बजट के अंदर पेंशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पेंशन के अंदर उन्होंने टैक्स के अंदर थोड़ी राहत भी दी है बाई क्रिएटिंग द शेयर फ्रॉम 10% to 14%। सो आई थिंक दिस इज देयर। जनधन योजना और रूरल इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, उसमें से गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में स्मॉल सेविंग फंड्स की भी एक एक्सेसिबिलिटी बनती है, तो उसमें से भी आपको पैसा मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर का बैलेंस आज की तारीख में रूरल लोगों ने अपनी बैंक में ट्रांसफर किया अंडर जनधन योजना के अंदर। सो इट्स अ बिग रेवोल्यूशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज हैपेंड। और साथ में ये बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव भी रखा है कि जो पोस्ट ऑफिस है उनको कोर बैंकिंग के साथ में जोड़ा जाए। तो तकरीबन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग के साथ में आप जुड़ते हो तो रूरल विलेज के अंदर पेमेंट का मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट हो सकता है। वहां से पैसा भी आप डिपॉजिट के अंदर से जनरेट कर सकते हो, और एट द सेम टाइम लैंडिंग भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, बिकॉज पोस्ट ऑफिस इज द मोस्ट रिलायबल इंस्टीट्यूशन इन द रूरल इकोनॉमी। साथ में 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर
शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आपने 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने डिजिटल बैंक डालने का एक अपने प्रस्ताव दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी के अंदर बैंक की ब्रांच नहीं खुल सकती है, वहां पे आप डिजिटल बैंक बनाओ, तो ऑब्वियसली आई थिंक यू आर गिविंग बेनिफिट टू द रूरल मासेस, सिमिलर बेनिफिट लाइक आई थिंक हाउ यू गेव इट फॉर जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो हिसाब से आप यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी रूरल मार्केट में करते हो, तो दिस विल क्रिएट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग फंड्स एंड द ट्रस्ट एंड दैट कॉन्फिडेंस इन द पीपल। बहुत बड़ी चीज है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब पॉइंट साथ में रख के जोड़ के चलते हैं तो कंट्री के अंदर पैसे की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि फंड्स विल कम into the economy for the purpose of investment. Global funds will come, local funds will come, and various proposals are there for that purpose, including green bonds. कि वर्ल्ड के अंदर आज की तारीख में अंदर so much of excess capital is there that if you create a situation of inviting money through green bonds, the likes of Reliance New Energy, likes of Reliance Geo, all of these companies can transform big time and I think create a bigger amount of opportunity size for everybody. एक पॉइंट के ऊपर मैं 2 मिनट बात करके बाद में आपके साथ में क्वेश्चन आंसर में जुड़ जाऊंगा। डिजिटल करेंसी, काफी लोगों के मन के अंदर डिजिटल करेंसी की ज्यादातर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है और मैं समझता हूँ कि लानी जरूरी है। मैं बहुत सिंपल लेमन की लैंग्वेज के अंदर आपके सामने रख के आई थिंक एक प्रस्ताव पुटअप करता हूँ कि कैसे डिजिटल करेंसी को देखना चाहिए। इंडिया इज अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड बी हैविंग देयर ओन डिजिटल करेंसी इन दिस ईयर इटसेल्फ। दैट इज व्हाट दे हैव सेड कि इन FY23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आरबीआई विल कम अप विद अ डिजिटल रूपी। व्हाट इज डिजिटल रूपी? हमने फिजिकल नोट देखी है, वो नोट के अंदर हमने नंबर देखा है। सो आरबीआई जब ये नोट प्रिंट करती है तभी उसके अंदर नंबर लिखती है और दैट बिकम्स अ लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट, राइट? Digital is going to be a similar exercise that will be also be carrying the number, but it will be a virtual currency. It will be a digital currency. And the best part of this currency is it is fungible, which means आपके पास आज फिजिकल नोट है, वो आप बैंक में जमा कर देते हो तो उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हो एंड दैट थिंग विल कंटिन्यू टू बी इन डिजिटल फॉर्म। फायदा क्या? आज मैं और आप ये फोन यूज करते हैं, ये फोन के अंदर हम डिजिटल करेंसी के ट्रांजेक्शन आज की तारीख में यूपीआई के थ्रू कर ही रहे हैं, राइट? अभी ये नोट आपकी इसके अंदर आ जाती है तो आपको हाथ में फिजिकल नोट रखने की जरूरत ही नहीं। आप कोई भी जगह पे जाओ, एनएफसी के हिसाब से फोन को टैप करो और टैप करने के साथ में इमीडिएटली आप उसके अंदर आपका करेंसी का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो। सो यू डोंट हैव टू कैरी एनी फिजिकल करेंसी। सबसे बड़ा बेनिफिट दैट मीन्स आई थिंक यू डोंट हैव टू रन अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर करेंसी। Second most important aspect in this entire activity is because the currency is fungible, तो एक चीज ऐसी हो जाती है कि आप जैसे करेंसी को स्पेंड करते हो तो आरबीआई के पास, बैंक के पास ये चीज का आपको एक बहुत अच्छी तरह से आई थिंक आपके पास ट्रैक एंड ट्रैक मैकेनिज्म हो जाता है। आप समझो कि आपने करेंसी का एक अपना पूरा एक स्टेक इसके अंदर आरबीआई में डाल दिया, उसको हम ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि मैं ब्लॉकचेन की बात करने जा रहा हूँ। उसको हम ब्लॉक बोलेंगे। एक ब्लॉक आपने डाल दिया, उसमें से अलग 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 करेंसी को आपने अलग अलग बैंक को दे दिया और अलग अलग बैंक ने अपने खाता धारक को दे दिया वो करेंसी फॉर स्पेंडिंग पर्पस। सो दैट मीन्स दैट करेंसी का नोट नंबर जो है वर्चुअल, वो आप जिसके पास गया है उसको आप डिजिटली ट्रैक कर सकते हो। क्या फायदा होगा इससे आपको, वो सोचते हैं। सेंट्रल बैंक को उतना मालूम पड़ जाएगा कि मेरी करेंसी कितनी सर्कुलेशन में है, किसके अकाउंट में है, कहाँ पे पार्क हुई है और मेरे को नई करेंसी प्रिंट करनी है या नहीं करनी है। ओके, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज आज की तारीख में आप फिजिकल नोट प्रिंट करते हो तो आपको मालूम नहीं है कि कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, बिकॉज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट करेंसी। नाउ हियर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट करेंसी इज कमिंग इन। सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट, इसका फायदा ये होता है कि आई थिंक द टेररिस्ट आई थिंक हु आर यूजिंग दिस फिजिकल करेंसी फॉर द डेंजरस पर्पसेस, आई थिंक दैट विल गेट प्लग्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी तरफ ये करेंसी की सर्कुलेशन में संभावना बढ़ती है तो उसके हिसाब से होता है कि करेंसी गेट्स रोटेटेड फास्टर, और जितनी करेंसी फास्ट रोटेट होती है उतना स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, और स्पेंडिंग पावर बढ़ता है तो उसके हिसाब से इकोनॉमी के अंदर टैक्स का कलेक्शन ज्यादा आता है। टैक्स का कलेक्शन ज्यादा है तो गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए सक्षम हो जाती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट पॉइंट,
ब्लॉकचेन के हिसाब से ब्लॉकचेन क्या है, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके शेयर सर्टिफिकेट डिमटेरियलाइज हो गए। वो डिमटेरियलाइज होने के बाद आपके हाथ में क्या आया? आपको खाली एक क्वांटिटी आया और उसका जो नंबर है वो तो डिपॉजिटरी के पास रहा है। तो आपको मालूम है कि मेरे अकाउंट में 1000 शेयर एक कंपनी है, उसका जो नंबर है वो डिपॉजिटरी के पास है, तो पूरा ब्लॉक डिपॉजिटरी मेंटेन करती है। आप जैसे ट्रांजेक्शन करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, तो उसकी हर ट्रांजेक्शन के साथ में एक लिंक बनती जाती है कि आज आपने बाई किया, मैंने सेल किया, कल आपने सेल किया, दूसरे किसी ने बाई किया, तो पूरी एक लिंक बन जाती है। तो लिंक जो है वो आप ट्रेस कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं चेन। ओके, तो एक बाजू आपने सिक्योरिटीज का ब्लॉक बनाया, दूसरी बाजू पे आपने चेन क्रिएट की। इसके अंदर से डिपॉजिटरी को क्या फायदा आएगा? उसके अंदर से डिपॉजिटरी को ये फायदा होगा कि उसको मालूम पड़ेगा कि आप उनके शेयर कितनी बार हैंड्स चेंज करते हैं। सो अकॉर्डिंगली ऑन दैट बेसिस प्रिडिक्टेबल मॉडल्स कैन कम। सिमिलरली करेंसी के अंदर भी ये मॉडल्स बनने जाएंगे अगले सालों के अंदर, कि वेयर द प्रिडिक्टेबल मॉडल्स विल कम, कि कितनी करेंसी चेंज होती है, हैंड्स चेंज करती है। एंड मोमेंट आई थिंक दिस पर्टिकुलर मॉडल कम्स इन, दैट विल बी बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। थोड़ा सब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर समझाना मुश्किल है, बट अल्टीमेटली एक चीज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ कि इट विल बी बेसिकली algorithm based calculations will happen, in which I think how much currency is required in the system will come out. एंड ये चीज के ऊपर एक सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है आगे के समय के अंदर कि गवर्नमेंट विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द करेंसी विद द डिजिटल करेंसी। एट द सेम टाइम दूसरी एक चीज के ऊपर फायदा हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट के सिवाय दूसरी करेंसी लोग बनाने जा रहे हैं वो लोग बंद हो जाएंगे, because ultimately currency is nothing but a credible proposition and you cannot be having less credible proposition. ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट बेनिफिट जो मुझे दिखता है, शायद भावेश भाई ने 2007 की बात की कि मैंने 2006-7 में उनके साथ में जो बात की उन्होंने रिकॉल की। मैं ऐसा हर टाइम कोई ना कोई चीज को आगे के समय के अंदर देखने का प्रयत्न करता हूँ। वो प्रयत्न मैं अभी भी करना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली टाइम विल प्रूव इट। मैं ऐसा समझता हूँ कि वंस द डिजिटल करेंसी कम्स इनटू सर्कुलेशन, China has 70% of their transaction happening digitally. So there is no reason to not believe that in हमारी कंट्री के अंदर नहीं होंगे, हमारे वहाँ भी हो सकता है। Once the digital currency comes into circulation, मेरा ऐसा मानना है, government will systematically think about doing away with income tax. They will probably transaction के ऊपर टैक्स डालना चालू कर देंगे। Every transaction on the digital currency side when it takes place, गवर्नमेंट वुड पॉसिबली कलेक्ट टैक्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। जैसे आज स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है, स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार के अंदर आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजेक्शन बाइंग या सेलिंग का करते हो, तो उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज एक अमाउंट अपना चार्जेस ले लेता है। आप वही सोचिए कि डिजिटल करेंसी का ट्रांजेक्शन भी होने जाएगा, उसके साथ में गवर्नमेंट वुड स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट सेइंग इन द फर्स्ट ईयर, इमीडिएटली नहीं होने वाला है, एक अच्छा सर्कुलेशन बनेगा तभी होएगा। मैं ऐसा मानने जा रहा हूँ कि government will start collecting tax on the digital transaction and they will systematically bring down the income tax. आप सोचिए, जीएसटी आने के बाद आपके जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्री है, उनको क्या फायदा हुआ है? एक सिंगल टैक्स के साथ में आपका कितना काम कम हो गया है। वो हिसाब से आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाता है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, तो आपका कितना काम बच जाएगा वो आप सोचिए। टैक्स तो देना ही है, पर इनकम टैक्स की जगह पे डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाता है। आप कितना काम से काम में फ्री हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा ब्लॉकचेन के हिसाब से डिजिटल करेंसी जब भी आएगी तभी। सो फ्रेंड्स, आई कैन गो ऑन टॉकिंग ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम, वॉट एवर बेस्ट आई कुड रिकॉल एंड थिंक अबाउट इट। रात को 9-10 बजे जब भी बात करनी है, तभी थोड़ा माइंड के अंदर आपको जरा पावरफुल रखना पड़ता है, चार्ज अप रखना पड़ता है, क्योंकि काफी टाइम आप काफी चीज भूल सकते हो पूरे दिन के अंदर आपने काम किया है, तो mind will get tired at the end of the day. But I'm happy that I have been able to cover most of the issues. शायद कोई इश्यू मेरा से कवर नहीं हुआ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर में पूछिए, तो शायद मैं उसके ऊपर जवाब दे सकता हूँ। बट आई बिलीव दैट दिस बजट इज अ फैंटास्टिक बजट। दिस बजट has provided most of the requirement that we want to have for growth. This budget is going to lead towards higher amount of consumption. This budget is going to attract a lot of money into our country. This budget is a basic Hmm? foundation for
creating our wealth and grow it by 4 times from less than $4 trillion to 15 to 16 trillion dollar in a span of around 12 to 15, 13 14 years. So friends, I will take a halt. मैं थोड़ी मेरी वाणी को विराम देता हूँ. आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके अंदर हम लोग जवाब चर्चा के साथ में करेंगे. शायद मैंने मेरा व्यूज रखने के अंदर आपके पास थोड़ा समय लिया है. करीबन आपने मुझे 45-50 मिनट का समय दिया है आज ये चीजें रखने के लिए. मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ. एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू के निखिल भाई एंड ऑल फ्रेंड्स हैव एक्चुअली आई थिंक invited me on this particular platform. So with these few words, I think I am open to receive any of your questions, and to my best abilities, I'll try and answer them. Thank you so much. Thank you, friends. દેવેનભાઈ, થેન્ક યુ. તમારું સ્પીચ ખરેખર એક્સેલન્ટ હતી. બજેટનો